तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फुलमिनेट। दोस्तों फुलमिनेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तीव्र आलोचना करना, किसी से गुस्से में बात करना, उसकी कड़ी निंदा करना, जोरदार विरोध करना किसी चीज़ का। ये सारे इसके क्या है तो पॉसिबल मीनिंग्स है। यानी कि फुलमिनेट का मतलब होता है कि किसी बात या फिर व्यक्ति के खिलाफ बहुत ही गुस्से और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोलना या फिर उसकी कड़ी आलोचना करना, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करना। क्रिटिसिज्म करना यानी कि उसकी निंदा करना, उस पर टिप्पणियां करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि उसने उसके बारे में भला बुरा कहा, तो ये जो भला बुरा कहना होता है, किसी की इंसल्ट करना होता है, किसी चीज़ को नीचा दिखाना होता है, उसे हम जो है वो क्रिटिसिज्म के सेंस में कह सकते हैं। तो जब आप जो है वो बहुत ही गुस्से से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करके किसी के खिलाफ जाते हो, कड़ी निंदा करते हो, गुस्से में बात करते हो, किसी का क्रिटिसिज्म करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फुलमिनेट करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि जब कोई इंसान किसी चीज़ पर अपना जो गुस्सा है, अपना जो आउटरेज है या फिर जो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है वो खुलकर और जोर से व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फुलमिनेट करना हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक लीडर किसी न्यू पॉलिसी को बहुत ही गुस्से के साथ पब्लिक स्पीच में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो कहा जा सकता है कि उसने फुलमिनेट किया। वैसे अगर एक कस्टमर किसी कंपनी की पुअर सर्विस पर लाउडली और स्ट्रांगली कंप्लेन कर रहा है कि ये क्या तुम्हारी सर्विस है, 2 दिन में ये चीज़ खराब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि भाई वो गुस्से में बात कर रहा था, यानी कि वो फुलमिनेट हो चुका था। इस तरीके से ओके। यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि किसी डिसीजन की कड़ी आलोचना करना, गुस्से में स्पीच देना, किसी पॉलिसी का जोरदार विरोध करना, किसी गलत काम पर लाउडली प्रोटेस्ट करना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? तो फुलमिनेट करने के ही हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि फुलमिनेट का मतलब सिर्फ कंप्लेन नहीं करना होता। कंप्लेन करना क्या होता है? कंप्लेन करने का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम की शिकायत करना, ठीक है। लेकिन फुलमिनेट का मतलब होता है बहुत ही गुस्से और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ किसी की कड़ी आलोचना या फिर किसी चीज़ का विरोध करना। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो आप कंप्लेन ही कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो कहीं से ऑनलाइन और उसकी जो डिलीवरी है वो लेट आती है, तो आप क्या करते हो कि लेट आने की कंप्लेंट करते हो कि भाई तुम इतना लेट क्यों आए, मैं कब से वेट कर रहा था, कोई टाइमिंग नाम की चीज़ है या फिर नहीं। ये होता है कंप्लेंट करना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी ने जो है वो मतलब कि कंपनी की पुअर सर्विस पर पब्लिक में गुस्से से मतलब कि कड़ी आलोचना की, टिप्पणियां की कि कंपनी की जो सर्विस है वो बहुत ही पुअर है, ऐसा है, वैसा है, ये सारी चीजें। तो ये होता है फुलमिनेट, जहां पर आपका गुस्सा जो है वो छलक उठता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंप्लेन और फुलमिनेट में भी डिफरेंस होता है। फुलमिनेट में कंप्लेंट का थोड़ा सा टच होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फुलमिनेट का हम जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट ही समझ ले, ठीक है। चीजें आपको क्लियर करते हुए चलनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डिनाउंस है, कंडेम है या फिर रैंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की पब्लिक में स्ट्रांगली निंदा करना, ओके। पब्लिक में जाकर जो है वो किसी चीज़ का मतलब कि क्रिटिसिज्म करना, उसे हम क्या कहेंगे? डिनाउंस कहेंगे। यानी कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डिनाउंस में पब्लिक कंडेमनेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मिनिस्टर ने करप्शन को डिनाउंस किया, यानी कि पब्लिक के सामने जो है वो करप्शन को मतलब कि नीचा दिखाया कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए, करप्शन बुरी चीज़ है, हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसने पब्लिक के सामने की, करप्शन का क्या किया? डिनाउंस किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है कंडेम। कंडेम का भी मतलब होता है किसी एक्शन या फिर बिहेवियर को बहुत ही गलत बताना, तो उसे हम जो है वो कंडेम कह सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की निंदा करते हैं, टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वही जो मतलब कि सेंस है कंडेम में से भी निकल कर आता है। कंडेम बेसिकली मॉरल जजमेंट को एम्फसाइज करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ने जो है वो क्राइम को कंडेम किया, यानी कि कोई गलत काम हुआ तो उसकी निंदा की कि भाई कितना शर्मनाक काम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ को कंडेम करना। तीसरा आता है रैंट। दोस्तों रैंट का मतलब होता है गुस्से में
लंबी और लाउड कंप्लेंट करना, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, रैंट करना हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रैंट क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड एंग्री स्पीच को हम जो है वो रैंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो सोशल मीडिया पर रैंट कर रहा था यानी कि वो सोशल मीडिया पर लाउड कंप्लेंट कर रहा था, गुस्से में कंप्लेंट कर रहा था, उसका टोन कैसा था, तो गुस्से वाला था। तो ये होता है किसी चीज को रैंट करना। ओके, आई होप आपको सारे सिनोनिम्स अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रेज है, अप्रूव है या फिर कमेंड है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ओके, फुलमिनेट में क्या होता है, किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होती है, जबकि प्रेज में अप्रिसिएशन होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो किसी पॉलिसी की मतलब की तारीफ की कि भाई पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदा मिला, तो ये होता है किसी चीज़ को प्रेज करना। अप्रूव हमारा दूसरा वर्ड आता है। अप्रूव का मतलब होता है किसी बात को सपोर्ट या फिर एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, मान्यता दे देना उसे, तो उसे हम अप्रूव करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कमेटी ने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया। अप्रूव कर लिया यानी कि उसे मान्यता दे दी, स्वीकार कर लिया कि भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट को कंसिडर किया जाएगा, इस तरीके से। तीसरा हमारा आता है कमेंड। कमेंड का मतलब होता है कि किसी के अच्छे काम के लिए जो है वो किसी की सराहना करना, उसकी तारीफ करना, उसे जो है वो शाबाशी देना बेसिकली। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीलेंट सर्विस के लिए आप जो है वो स्टाफ को कमेंड करते हो कि भाई बहुत ही अच्छी सर्विस दी तुमने, इसलिए तो तुम्हें जो है वो मतलब कि अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, इस तरीके से। अगर सर्विस पुअर होगी तो आप फुलमिनेट करोगे, अच्छी होगी तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। सिंपल डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटोनिम्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक सेंटेंस है, जैसे कि द सिटीजन्स फुलमिनेटेड अगेंस्ट द न्यू रूल। इस सेंटेंस का मतलब है कि नागरिकों ने नए रूल के खिलाफ बहुत ही गुस्से और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में विरोध और आलोचना की, यानी कि अपना विरोध जताया। तो यहाँ पर फुलमिनेटेड का मतलब सिर्फ कंप्लेंट करने से नहीं है, बल्कि जोरदार और गुस्से भरी क्रिटिसिज्म या फिर प्रोटेस्ट करने से है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फुलमिनेट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रांसिजेंट। दोस्तों इंट्रांसिजेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ही अड़ियल है, हठी है, यानी कि मतलब कि बहुत ही जिद्दी है, समझौता नहीं करता, मतलब कि आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी बात पे भी, या फिर अपने विचारों से नहीं हटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिजेंट हम उसे कह सकते हैं। यानी कि इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात, अपने ओपिनियन या फिर डिसीजन से बिल्कुल ना हिले और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या फिर एग्रीमेंट करने के लिए कभी तैयार ही ना हो, तो उसे हम इंट्रांसिजेंट कह सकते हैं। इंसान चाहे कितनी भी रीजनिंग या फिर डिस्कशन, मतलब कि इंसान मतलब कि चाहे कितनी भी रीजनिंग या फिर डिस्कशन करे, लेकिन अगर अपना स्टैंड बदलने के लिए अगर वो तैयार नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो इंट्रांसिजेंट कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर दो कंपनीज के बीच जो है वो डील चल रही हो और एक कंपनी किसी भी कंडीशन को बदलने के लिए मतलब कि तैयार ही नहीं है, तो उस कंपनी का एटीट्यूड कैसा है, इंट्रांसिजेंट है, कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज ही करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट अपनी गलती मानने से साफ मना कर देता है और किसी की बात ही नहीं सुनता कि भाई मैंने ये गलती की नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, उसे कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, प्रूफ भी दे दो, तो भी अगर वो अपनी बात नहीं मान रहा है, तो वो बच्चा कैसा है, वो स्टूडेंट कैसा है, तो वो भी इंट्रांसिजेंट है। यानी कि अगर कोई यानी कि कॉम्प्रोमाइज करने से, अपनी बात मानने से रिफ्यूज कर देता है, जिद करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिजेंट हम उसे कह सकते हैं। यानी कि किसी की बात पर कॉम्प्रोमाइज करना, अपने कॉम्प्रोमाइज ना करना, अपने ओपिनियन से बिल्कुल ना हटना, डिस्कशन के बाद भी डिसीजन ना बदलना, बहुत ही जिद्दी एटीट्यूड दिखाना, तो ये सारी चीजें किस चीज का एग्जाम्पल है, यानी कि ये सारी चीजें इंट्रांसिजेंट का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको क्लियर करके चलनी है कि इंट्रांसिजेंट का मतलब सिर्फ स्टबन नहीं होता। स्टबन का मतलब आपको पता है क्या, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी होना, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, वो जिद करता है खिलौने की, चॉकलेट की, तो उससे भी हम जो है वो स्टबन कह सकते हैं कि भाई वो बहुत ही जिद्दी बच्चा है, मनाओ तो वो मान भी जाएगा, समझाओ तो वो समझ भी जाएगा, ये होता है एक तरीके से स्टबन होना। लेकिन इंट्रांसिजेंट क्या होता है, जिद्दी होने के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज या फिर नेगोशिएशन से भी पूरी तरीके से इनकार कर देना। यानी कि अगर कोई इंसान इंट्रांसिजेंट है, तो आप चाहे उसे कुछ भी समझाओ, कुछ भी दे दो, कुछ भी करो, उसके साथ वो नहीं मतलब कि आपकी चीज पर यानी कि नहीं अप्रूव करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। ये होता है स्टबन और मतलब कि इंट्रांसिजेंट में डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि अपना फेवरेट खिलौना चाहता है, तो वो स्टबन हो सकता है कि भाई वो जिद कर रहा है कि मुझे खिलौना ला के ही दो, ठीक है, ये होती है स्टबननेस। लेकिन लीडर ने जो है वो किसी भी पीस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि हमें जो है वो कोई भी शांतिपूर्ण समझौता चाहिए ही नहीं, चाहे उन्हें कितना भी फायदा समझाओ उस चीज़ का, तो ये होता है इंट्रांसिजेंट होना। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि स्टबन में और इंट्रांसिजेंट में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ऑब्स्टिनेट या फिर एडमेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज ना करना, ठीक है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग बेसिकली एक्शंस और प्रिंसिपल्स पर फोकस करता है, ठीक है, अपने नीति नियम पर फोकस करता है कि किसी भी तरीके से झुकना नहीं है। जैसे कि जज लॉ के मामले में कैसा होता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है वो जज के पास जाकर कह दो कि भाई मेरी थोड़ी सी सजा कम करवा दो, ये कर लो वो कर लो, नहीं। वो कैसा होता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता है। वहां पर आपका जो है वो कोई नेगोशिएशन, कोई कॉम्प्रोमाइज चलता ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे अनकॉम्प्रोमाइज होना। दूसरा हमारा वर्ड आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होना। ये जनरल स्टबरनेस को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा होमवर्क को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है कि नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो ये होता है ऑब्स्टिनेट होना किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होना। और तीसरा हमारा वर्ड आता है एडमेंट। दोस्तों एडमेंट का मतलब होता है कि अपने डिसीजन पर मजबूती से टिके रहना, यानी कि फर्म डिसीजन को ये वर्ड दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि वो अपने डिसीजन पर एडमेंट था, ऐसा हम कह सकते हैं। वो अपने डिसीजन पर एडमेंट था, यानी कि अपने डिसीजन पर पूरी तरीके से टिका हुआ था, अड़ा हुआ था, अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। इस तरीके से हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेटिंग है या फिर एग्रीएबल है। पहला हमारा वर्ड आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी बात बदलने या फिर एडजस्ट करने के लिए तैयार होना, यानी कि जिस व्यक्ति को हम अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, हम जैसे चाहे उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसके विचारों को या फिर किसी भी चीज़ को, तो उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ही होता है कोई चीज़ लचीली होना, जैसे चाहो वैसे आप जो है वो उसे शेप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इनट्रांसिजेंट व्यक्ति कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जबकि फ्लेक्सिबल जरूरत पड़ने पर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जैसे कि फ्लेक्सिबल मैनेजर ने एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि उसे जो है वो मना फुसलाकर हम क्या कर सकते हैं कि भाई अपनी बात मनवा सकते हैं। इस तरीके का वो मैनेजर है, फ्लेक्सिबल है। इस तरीके से हम यूज करेंगे कि फ्लेक्सिबल यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है कि दूसरों की ज़रूरत और ओपिनियंस को समझकर एडजस्ट करना। जैसे कि इनट्रांसिजेंट जो है वो दूसरों की बात नहीं मानता है, जबकि अकोमोडेटिंग कॉपरेशन को दिखाता है। जैसे कि अकोमोडेटिंग कस्टमर्स ने ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर लिया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है किसी व्यक्ति का अकोमोडेटिंग होना, किसी चीज़ का अकोमोडेटिंग होना। अगला हमारा वर्ड आता है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है आसानी से एग्री या फिर कॉपरेट करने वाला, जो आपकी बात आसानी से मान लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीएबल कहेंगे। जैसे कि एग्रीएबल लीडर ने कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लिया, कि भाई समझौता एक्सेप्ट कर लिया, अगर कुछ फायदा हो रहा है तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही क्या है, उस तरीके से ये होता है किसी चीज़ को एग्री करना। तो हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही रिमेन्ड इनट्रांसिजेंट ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि नेगोशिएशंस के दौरान वो अपनी बात पर अडिग रहा, यानी कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इनट्रांसिजेंट का मतलब जिद्दी और समझौता ना करने वाला एटीट्यूड है, ना कि सिर्फ नॉर्मल स्टबरनेस है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनट्रांसिजेंट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एब्रोगेट। दोस्तों एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना, कैंसिल करना, समाप्त करना या फिर कानून या फिर नियम को ख़त्म कर देना। इन सारे सेंस में हम जो है वो एब्रोगेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एब्रोगेट का मतलब होता है कि किसी लॉ, किसी रूल या फिर एग्रीमेंट या फिर पॉलिसी या फिर कोई मतलब कि ऑफिशियल ऑर्डर हो सकता है, उसको अथॉरिटी के थ्रू या फिर ऑफिशियली कैंसिल या फिर अबॉलिश कर देना, ठीक है। इसका यूज़ आमतौर पर लीगल और फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट किसी पुराने लॉ को ऑफिशियली हटाकर उसकी जगह नया लॉ ले आती है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि भाई पुराना वाला जो लॉ था, यानी कि जो कानून था, उसे एब्रोगेट कर दिया गया। एब्रोगेट कर दिया यानी कि उसे खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। वैसे अगर किसी कंपनी ने एक ओल्ड पॉलिसी को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, तो उसने क्या किया है, पॉलिसी को एब्रोगेट किया है। यानी कि पुराने लॉ को खत्म करना, कंपनी पॉलिसी को ऑफिशियल मतलब कि कैंसिल कर देती है तब, एग्रीमेंट को लीगली एंड करना, रूल को अबॉलिश कर देना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का मतलब कि एग्जाम्पल है, तो ये मतलब कि एब्रोगेट करने का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एब्रोगेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैंसिल करना नहीं होता है। कैंसिल करने का मतलब होता है कोई भी चीज़ रद्द कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर आपका कहीं पर ट्रिप का प्लान बनता है, कहीं पे अगर आपका ऐसा प्लान बनता है कि आज कैफ़े में जाएंगे, आज रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर वो भी आप जो है वो कैंसिल कर देते हो, तो उसे भी हम तो मतलब कि कैंसिल करना ही कहते हैं, ओके। यानी कि ये जो है वो मतलब कि इनफॉर्मल चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, कुछ काम होती है जो आखिरी मिनट पर मतलब कि हम जो है वो नहीं उसे एग्जीक्यूट कर पाते,
तो उसे भी हम कैंसिल करना कह सकते हैं। लेकिन एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, खासकर किसी रूल, किसी लॉ, किसी ट्रीटी या फिर ऑफिशियल एग्रीमेंट या फिर अथॉरिटी के थ्रू ऑफिशियली खत्म करना किसी चीज को, उसे हम एब्रोगेट कहते हैं। ये बड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है वो मूवी की टिकट कैंसिल कर दी, ये होता है कैंसिल करना। अब इसमें हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, कोई लॉ नहीं तोड़ा है, कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट थोड़ी तोड़ा है, ये तो भाई हमारी रोजमर्रा का जैसा कोई काम हो गया कि हमने जो है वो मतलब कि मूड नहीं था इसलिए क्या कर दिया, टिकट को कैंसिल कर दिया। ये होता है नॉर्मल कैंसिल करना। लेकिन मान लीजिए कि मतलब कि गवर्नमेंट ने पुराने टैक्स लॉ को ऑफिशियली खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो लॉ की बात हो रही है, ठीक है। अगर कहीं पे लॉ, रूल या फिर ऑफिशियल एग्रीमेंट, इन सारी चीज़ों की बात होती हुई आपको दिखे और स्पेशली वो चीज़ें कैंसिल होती हुई दिखे, तो आप जो है वो एब्रोगेट या फिर एब्रोगेशन, जो कि नाउन फॉर्म में क्या होता है, ये तो एब्रोगेट तो हमारा वर्ब फॉर्म में है, ठीक है, और एब्रोगेशन नाउन फॉर्म में रद्द या फिर मतलब कि कैंसलेशन को दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको मतलब कि क्लियर करते हुए चलनी है। अब बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि रिपील है, अबॉलिश है या फिर एनल है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है, किसी लॉ को ऑफिशियली हटा देना। खासकर लॉज के लिए ये वर्ड यूज होता है, जैसे कि पार्लियामेंट ने जो है वो पुराना लॉ रिपील किया यानी कि ऑफिशियली हटा दिया। रिपील किया का मतलब आपको समझना है कि लॉ को जब हटा दिया जाता है तो उसके लिए हम रिपील का यूज करते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी सिस्टम, किसी लॉ या फिर किसी प्रैक्टिस को परमानेंटली खत्म कर देना, तो उसे हम जो है वो अबॉलिश कहते हैं। जैसे कि स्लेवरी को अबॉलिश किया गया, यानी कि जो गुलामी होती है, स्लेवरी होती है, उसे अबॉलिश किया गया यानी कि उसको परमानेंटली खत्म कर दिया गया। अब ये जो गुलामी वाला जो मतलब कि कंसेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता है। अब जो है वो कोई गुलामी यानी कि नहीं करवा सकता, इस तरीके से ये होता है अबॉलिश। अबॉलिश यानी कि किसी चीज को परमानेंटली खत्म कर देना, चाहे फिर वो कोई लॉ हो सकता है, कोई प्रैक्टिस हो सकती है, यानी कि कोई मतलब कि पुराना रीति रिवाज हो सकता है, उस तरीके से। तीसरा हमारा आता है एनल। दोस्तों एनल का मतलब होता है किसी एग्रीमेंट या फिर डिसीजन को लीगली इनवैलिड डिक्लेयर करना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को एनल कर दिया यानी कि उसे लीगली, यानी कि उस डिसीजन को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, इस तरीके से। यानी कि एनल किसी डॉक्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट को इनवैलिड बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हमने जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि इनैक्ट है, इस्टेब्लिश है या फिर इम्प्लीमेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनैक्ट। दोस्तों इनैक्ट का मतलब होता है कि कोई नया लॉ या फिर जो रूल है वो बनाना। जैसे कि एब्रोगेट क्या करता था, लॉ को ख़त्म करता था, जबकि इनैक्ट क्या करता है, नए लॉ को बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पुराना जो लॉ था, कानून था, उसे एब्रोगेट कर दिया। अब फिर जो नया लॉ आएगा उसे क्या कहेंगे हम, उसे इनैक्ट करना कहेंगे, कि गवर्नमेंट ने नए रूल को यानी कि इनैक्ट किया है, पुराने को एब्रोगेट किया है। ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। दूसरा हमारा आता है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी रूल, सिस्टम या फिर इंस्टीट्यूशन को शुरू करना। जैसे कि कंपनी ने जो है वो आउटडेटेड पॉलिसी को एब्रोगेट किया, हटा दिया, तो अब बाद में जब नई पॉलिसी आएगी तो उसे क्या करेगी कंपनी, इस्टेब्लिश करेगी। तो ये होता है डिफरेंस। तीसरा हमारा है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी रूल या फिर प्लान को लागू करना, ठीक है। एब्रोगेट रूल को खत्म करता है जबकि इम्प्लीमेंट उसे अप्लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ओल्ड रेगुलेशन क्या कर दिए, एब्रोगेट कर दिए, हटा दिए, तो अब जो नए रेगुलेशन है उसे क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी सब पे। ये होता है, ठीक है, दोनों वर्ड्स के यानी कि हमारे मेन वर्ड्स के बीच में और हमारा जो एंटोनिम है उनके बीच में डिफरेंस। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है ताकि आप जो वर्ड को है वो प्रिसाइजली यूज कर सको, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द ओल्ड लॉ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने पुराने लॉ को ऑफिशियली रद्द या फिर खत्म कर दिया। तो यहाँ पर एब्रोगेटेड का मतलब सिर्फ अथॉरिटी के थ्रू किसी लॉ या फिर ऑफिशियल रूल को लीगली कैंसिल करना है, ना कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से कैंसिल करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओनायरिक। इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, इसे आप जो है वो ओनायरिक प्रोनाउंस करोगे, जिसका मतलब होता है सपनों से जुड़ा हुआ, सपनों जैसा, या फिर मतलब कि स्वप्न संबंधी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे इसके मीनिंग्स है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे सपनों से रिलेटेड होती है। यानी कि ओनायरिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे जो ड्रीम्स है यानी कि सपने हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर जो बिल्कुल सपने जैसी लगे, ठीक है। इसका यूज़ उन एक्सपीरियंसेस, उन सीन्स या फिर जो स्टोरीज है, पेंटिंग्स है या फिर जो मूवीज़ है उनके लिए किया जाता है, जो हमें थोड़ी सी अनरियल लगती है, थोड़ी ड्रीमी लगती है या फिर सरियल जो है वो फील करवाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओनायरिक हम उसे कह सकते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर किसी मूवी में बहुत ही ज़्यादा अजीब और मैजिकल सीन्स दिखाए जाए तो बिल्कुल सपने जैसा लगता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि ओनायरिक एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, जैसे कि अलादीन की मूवीज़ है या फिर जो भी मतलब कि सुपर नेचुरल पावर वाली मूवीज़ है, कार्टून्स भी ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे कि हम बचपन में डोरेमोन देखते थे, निंजा हथौड़ी देखते थे, तो ये सारे कार्टून्स कैसे थे, ओनायरिक थे। इसमें किसी न किसी चीज़ से जो है वो कुछ ड्रीमी हमें फील करवाया जाता था कि इंसान हवा में उड़ रहे हैं, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कुछ मतलब कि अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। वैसे अगर किसी पेंटिंग को देखकर आपको लगता है कि ये कितनी ड्रीमी है, कितनी दुनिया से अलग है, यानी कि कुछ अलग ही कंसेप्ट इसमें है, तो वो चीज़ भी ओनायरिक कहलाई जा सकती है। यानी कि सपनों जैसा सीन, ड्रीमी एटमॉस्फियर, कोई सरियल पेंटिंग या फिर अजीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस आपका हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओनायरिक कहेंगे। जैसे कि बहुत सारी प्लेसेस भी ऐसी होती है जो आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये सच में एग्जिस्ट भी कर सकती है, ऐसी खूबसूरती, तो उन प्लेसेस को भी हम जो है वो ओनायरिक कह सकते हैं। जैसे कि आपको जब ऐसा फील हो कि ये बिल्कुल सपनों जैसा है, ये हकीकत में कैसे हो सकता है, तो उसे हम ओनायरिक कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि ओनायरिक का मतलब सिर्फ ड्रीमी नहीं होता। ड्रीमी का मतलब क्या होता है, सपनों जैसा या फिर इमेजिनेशन में खो जाना। लेकिन ओनायरिक का मतलब होता है स्पेसिफिकली ड्रीम से रिलेटेड या फिर ड्रीम लाइक क्वालिटी रखने वाली कोई चीज़, उसे हम जो है वो ओनायरिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बीच का व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है, ऐसा जब आप कहते हो तो ये होता है कोई चीज़ नॉर्मल ड्रीमी होना। लेकिन मूवी के सीन्स बिल्कुल सपने की तरह अनरियल या फिर मैजिकल थे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो ओनायरिक कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ में डिफरेंस होना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि ड्रीमी में क्या डिफरेंस है और ओनायरिक में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। बारी आती है हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि पहला वर्ड है ड्रीम लाइक। ड्रीम लाइक का मतलब होता है सपने जैसा लगना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे कि गार्डन का व्यू कैसा था, ड्रीम लाइक था, यानी कि बहुत ही सपनों जैसा था, बहुत ही अच्छा था। अगला हमारा वर्ड आता है सरियल। सरियल का मतलब होता है रियलिटी से थोड़ा अलग होना, थोड़ा स्ट्रेंज होना या फिर ड्रीम लाइक होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरियल हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ही सरियल था, ऐसा हम कह सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा थोड़ा अजीब था, रियलिटी से थोड़ा हटके था या फिर ड्रीम लाइक था, इस तरीके से। या फिर फैंटास्टिकल हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कि इमेजिनेशन और फैंटेसी से भरा हुआ, उसे हम जो है वो फैंटेस्टिकल कह सकते हैं। यानी कि फैंटेस्टिकल फैंटेसी को दिखाता है, ठीक है। जैसे कि नॉवेल का जो वर्ड है वो बहुत ही फैंटेस्टिकल था। जैसे अगर आप कोई नॉवेल पढ़ते हो तो उसमें जो है वो अलग अलग चीज़ें होती है कि कहीं पे कोई जादू हो रहा है, कहीं पे कुछ और चीज़ें हो रही है, यानी कि ये सारी चीज़ें कैसी होती है, फैंटेसी से भरी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फैंटेस्टिकल हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि हमारी फेरी टेल्स होती थी उस तरीके से। तो ये हमारे हो गए सारे सिनोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अगेन वर्ड्स हैं, जैसे कि रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है या फिर ऑर्डिनरी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रियलिस्टिक, जो कि मतलब कि बहुत ही रियलिटी के करीब होता है, या मतलब कि रियलिटी जैसा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियलिस्टिक हम उसे कहेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बहुत ही रियलिस्टिक थी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये भाई हकीकत जैसी है, रियलिस्टिक है, उस तरीके से। इसके बाद अगला हमारा वर्ड आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि रियलिटी और यूज़फुलनेस पर बेस्ड होना। जैसे कि ओनायरिक जो है वो इमेजिनेशन और हमारे सपनों से जुड़ा हुआ होता है, जबकि प्रैक्टिकल मतलब कि रियल लाइफ सॉल्यूशंस को दिखाता है। जैसे कि उसका जो आर्ट वर्क है वो प्रैक्टिकल था, यानी कि रियलिटी से जुड़ा हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑर्डिनरी हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, एवरीडे नेचर की है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि ऑर्डिनरी कहेंगे। जैसे कि एक मूवी है जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो कैसी मूवी है, ऑर्डिनरी मूवी है। जैसा कि हम हमेशा हमारी लाइफ में जो सारी चीज़ें चलती है वैसी है, उसमें कोई फैंटेसी वाली चीज़ें नहीं है, कोई अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द मूवी हैड अ ओनायरिक एटमॉस्फियर। इस सेंटेंस का मतलब है कि मूवी का जो एटमॉस्फियर था वो बिल्कुल सपने जैसा था, मैजिकल था, अनरियल फील हो रहा था। तो यहाँ पर ओनायरिक का मतलब ड्रीम लाइक या फिर ड्रीम से रिलेटेड क्वालिटी से है, जो कि ऑडियंस को ऐसा महसूस कराती है जैसे कि वो किसी सपने की दुनिया में मतलब कि जी रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके से हमें समझना है कि ओनायरिक यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्फस्केट। दोस्तों ऑब्फस्केट का क्या मतलब होता है, उलझाना, अस्पष्ट करना, जानबूझकर कठिन या फिर भ्रमित करना, या फिर बात को घुमा फिरा कर कहना, एक तरीके से कंफ्यूज करना किसी चीज़ को, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्फस्केट करना हम उसे कह सकते हैं। यानी कि ऑब्फस्केट का मतलब होता है कि किसी को जानबूझकर इतना कंफ्यूजिंग या फिर अनक्लियर बना देना कि लोग उसे आसानी से समझ ही ना पाए, ठीक है। ये अक्सर तब यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति सिंपल बात को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देता है या फिर सच्चाई छुपाने के लिए कंफ्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्फस्केट करना
हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक पॉलिटिशियन किसी सिंपल क्वेश्चन का सीधा जवाब देने के बजाय बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही घुमा फिरा कर जवाब देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई वो ऑफस्केट कर रहा है चीज़ों को, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखती है ताकि कस्टमर्स जो है वो टर्म्स को आसानी से समझ ही ना सके, ओके, उन्हें ठगा जा सके, इस तरीके से भी होता है। ठीक है, कि जब मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं कोई लोग कि भाई मतलब कि सामने वाले को समझ ही ना आए, तो उसे भी हम जो है वो ऑफस्केट करना कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से ऑफस्केट किया कर दिया गया था कि ताकि सामने वाले को समझ ही ना आए, वो कंफ्यूज हो जाए। यानी कि सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना, यानी कि सच छुपाने के लिए कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन देना, डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज़ करना, सिंपल आइडिया को अननेसेसरीली बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ के हैं? ऑफस्केट करने के ही एग्जांपल है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि यूजुअली मैं आपको बताती हूँ दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस, दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, कि ऑफस्केट का मतलब सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना होता है। ये जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ ना कि ये वर्ड्स इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है उस चीज़ का। जैसे कि अगर मैंने बोला कि ऑफस्केट का मतलब सिर्फ कंफ्यूज होना नहीं होता, तो सिर्फ कंफ्यूज होना नहीं होता है, बल्कि कंफ्यूज का थोड़ा बहुत तो टच आपको उस वर्ड में मिलेगा। कंफ्यूज का क्या मतलब होता है? किसी को उलझन में डाल देना। ठीक है, नॉर्मली भी कोई कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ाई करते वक्त कंफ्यूज हो गए, ये भी तो कंफ्यूज हुआ। लेकिन ऑफस्केट का मतलब होता है जानबूझकर किसी बात को कंफ्यूजिंग या फिर अनक्लियर बनाना, यानी कि यहाँ पर जानबूझकर किसी बात को कंफ्यूज किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेचुरली कंफ्यूज होने में अलग चीज़ होती है और जानबूझकर किसी को कंफ्यूज कराने में अलग सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम देखकर जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, तो ये तो होता है भाई कंफ्यूज होना, नॉर्मल कंफ्यूज होना। लेकिन स्पीकर ने जो है वो सिंपल क्वेश्चन को जानबूझकर कंफ्यूजिंग आंसर दिया, तो ये होता है ऑफस्केट करना, कि भाई उसने जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि अगर मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है और आप जो है वो कुछ और ही मतलब कि सुनाने लग जाओ, और ही चीज़ें बताने लग जाओ कॉम्प्लिकेट करके, तो ये होता है भाई कि ऑफस्केट करना। सिंपल से जवाब का सिंपल से क्वेश्चन का क्या किया आपने? ऑफस्केट कंफ्यूज करके जो है वो जवाब दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कंफ्यूज और ऑफस्केट में डिफरेंस होता क्या है। अब ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कंफ्यूज है, ऑब्सक्योर है या फिर कॉम्प्लिकेट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कंफ्यूज। कंफ्यूज जैसे हमने हाल ही में समझा था कि कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन में डाल देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो कि किसी को भी कंफ्यूजन में डाल देते हैं, यानी कि कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से। या फिर ऑब्सक्योर हमारा दूसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी बात को अनक्लियर या फिर हिडन बना देना। ठीक है, उसे हम ऑब्सक्योर कह सकते हैं। जैसे कि फॉग ने जो है वो रोड को ऑब्सक्योर बना दिया। फॉग की वजह से क्या हो गया? जैसे कि धुंध छा गई, तो उसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा मतलब कि पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ऑब्सक्योर करना, किसी चीज़ को अनक्लियर बनाना। ठीक है, उस तरीके से। कॉम्प्लिकेट हमारा तीसरा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा डिफिकल्ट बना देना, उसे हम कॉम्प्लिकेट करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स्ट्रा रूल्स ने जो है वो प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो उसे हम कॉम्प्लिकेट करना कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कठिन बन गई है कोई चीज़, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन गई है उसे हैंडल करना। ये होता है किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लैरिटी है, एक्सप्लेन है या फिर सिंप्लीफाई है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का क्या मतलब होता है? जो चीज़ें मतलब कि क्लियर होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, उसे हम क्लैरिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया है, क्लियरली समझाया, उन्होंने जो है वो क्लैरिफाई किया है। सॉरी, ये क्लैरिफाई है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफाई है। ओके, क्लैरिफाई करना मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। ओके, क्लैरिफाई करना यानी कि आसानी से समझाना। टीचर ने टॉपिक को क्या किया? क्लैरिफाई किया, इस तरीके से। दूसरा हमारा वर्ड आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी बात को समझाना, नॉर्मली समझाना, उसे हम जो है वो मतलब कि एक्सप्लेन करना कहते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी बात को आसान बनाकर समझा देना। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा रहा है, ऑफस्केट कर रहा है, तो आप आसान में समझा दो, उसे होता है सिंप्लीफाई करके कहना। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल सेंटेंस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई ट्राई टू ऑफस्केट द ट्रूथ। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने सच्चाई को सीधे तरीके से बताने के बजाय उसे जानबूझकर कंफ्यूज और मतलब कि अनक्लियर बनाने की कोशिश की, यानी कि कंफ्यूजिंग करने की कोशिश की। तो यहाँ पर ऑफस्केट का मतलब बात को घुमा फिराकर या फिर उलझाकर सच मतलब कि सच को समझाना या फिर मुश्किल बनाने से है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है कि ऑफस्केट यानी होता क्या है। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैंगल।
दोस्तों मैंगल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बुरी तरीके से किसी चीज को मतलब कि बिगाड़ देना, ठीक है, तोड़ फोड़ कर देना, तोड़ मरोड़ कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मैंगल करना कहेंगे। यानी कि मैंगल का मतलब होता है किसी चीज को इतना मतलब कि इतनी बुरी तरीके से डैमेज कर देना, बिगाड़ देना कि उसकी जो ओरिजिनल शेप साइज है, जो फॉर्म है या फिर उसका जो मीनिंग है वो खराब हो जाए। ये फिजिकल चीजों के लिए तो यूज होता ही है, साथ ही साथ इसका जो हम यूज है वो वर्ड्स के लिए कर सकते हैं, नेम्स के लिए कर सकते हैं, लैंग्वेज या फिर इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से बोलने या फिर प्रेजेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मतलब कि शॉर्ट में आपका जो नाम होता है उसे कुछ और ही बिगाड़ कर बोलते हैं, तो ये भी एक तरीके से मैंगल करना होता है कि उसने आपके नाम को मैंगल कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कार एक्सीडेंट में गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से टूट फूट गई है तो कहा जा सकता है कार वॉज मैंगल्ड। तो ये तो होता है फिजिकल सेंस में यूज करना, ठीक है। वैसे अगर कोई किसी इंसान का नाम बार बार गलत प्रोनाउंस करे और उसका असली प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिगाड़ दे, तब भी हम कह सकते हैं कि नाम को मैंगल कर दिया गया। यानी कि एक्सीडेंट के बाद जो है वो गाड़ी का बुरी तरीके से टूट जाना, किसी का नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, स्टोरी को गलत तरीके से बताना, डॉक्यूमेंट को एडिट करते करते खराब कर देना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का मतलब कि एग्जाम्पल है? तो ये सब जो है वो मैंगल करने का ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंगल का मतलब सिर्फ डैमेज नहीं होता। डैमेज का मतलब होता है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, जबकि मैंगल का मतलब होता है किसी चीज़ को इतनी बुरी तरीके से डैमेज या फिर डिस्टॉर्ट कर देना कि उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है या फिर उसका जो मीनिंग है वो ही बिगड़ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन है वो गिर चुका है और गिरने से वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, यानी कि थोड़े से स्क्रैचेस आ चुके हैं, थोड़ा सा फूट चुका है, तो ये तो होता है किसी चीज़ का डैमेज होना। लेकिन एक्सीडेंट में कार पूरी तरीके से टूट फूट गई, ये होता है मैंगल करना, ठीक है, पूरी तरीके से बिगड़ जाना। ये चीज़, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि डैमेज और मैंगल में अंतर क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि म्यूटिलेट है, डिस्टॉर्ट है या फिर रूइन है। ओके, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट या फिर ऑब्जेक्ट को बुरी तरीके से डैमेज कर देना, ठीक है। म्यूटिलेट ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर सीवियर फिजिकल इंजरी के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारी बॉडी पर कोई इंजरी आ जाती है गिरने पड़ने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसे हम जो है वो मतलब कि म्यूटिलेट करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसा कहें कि एक्सप्लॉजन ने जो है वो मतलब कि बिल्डिंग को म्यूटिलेट कर दिया। म्यूटिलेट कर दिया यानी कि आग ने क्या किया, यानी कि उस धमाके ने पूरी तरीके से बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, डैमेज कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि ओरिजिनल शेप या फिर मीनिंग को बिगाड़ देना। बेसिकली डिस्टॉर्ट का मतलब होता है कि अपीयरेंस या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको बदलना, ठीक है, उसे हम जो है वो डिस्टॉर्ट करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अफवाह फैली और अफवाह ने क्या किया, जो ओरिजिनल फैक्ट थे उसे डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट कर दिया यानी कि चीज़ें बदल दी, खराब कर दिया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इस तरीके से। रूइन हमारा तीसरा वर्ड है। रूइन का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद या फिर खराब कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि रेन यानी कि मतलब कि जो बारिश है उसने पिकनिक रूइन कर दी, यानी कि बर्बाद कर दी, खराब कर दी, इस तरीके से। ये होते हैं हमारे सारे सिनोनिम्स यहाँ पर कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि रिपेयर है, रिस्टोर है या फिर प्रिजर्व है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है किसी डैमेज चीज़ को ठीक करना, ठीक है। जैसे कि एक्सीडेंट ने बाइक को अगर मैंगल कर दिया है, बिगाड़ दिया है, पूरी तरीके से खराब कर दिया है, तो मैकेनिक ने उसने क्या किया है, रिपेयर किया है। तो अपोजिट वर्ड्स हैं। दूसरा आता है रिस्टोर। रिस्टोर का तो मीनिंग हमने बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। रिस्टोर का मतलब होता है कि उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लाना किसी चीज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि ओल्ड पेंटिंग को केयरलेस हैंडलिंग ने क्या कर दिया, मैंगल कर दिया, ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उसे रिस्टोर कर दिया, वापस उसके पहले जैसी फॉर्म में ला दिया। ये होता है रिस्टोर करना। तीसरा है प्रिजर्व। प्रिजर्व बहुत ही बेसिक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सेफ या फिर ओरिजिनल कंडीशन में रखना। मैंगल करता है डैमेज, जबकि प्रिजर्व करता है प्रोटेक्ट। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रिजर्व कहेंगे, ठीक है। हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, डोंट मैंगल माई नेम। इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका कोई व्यक्ति नाम बिगाड़ कर बोल रहा है तो आप उसे कहो डोंट मैंगल माई नेम, यानी कि मेरे नाम को बिगाड़ कर बोलो मत, सही से बोलो, मेरा नाम प्रॉपरली बोलो, इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मैंगल यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑस्ट्रसाइज।
दोस्तों ऑस्ट्रोसाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, समाज से किसी को अलग कर देना, अनदेखा करना, या फिर किसी को किसी ग्रुप या फिर कम्युनिटी से जो है वो बाहर कर देना। यानी कि ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी ग्रुप, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी से अलग कर देना, या फिर उसे इग्नोर या फिर एक्सक्लूड करना। इसमें क्या होता है कि लोग उस व्यक्ति से बात करना, उसके साथ रहना, या फिर उसे अपने ग्रुप में शामिल करना, उसे हिस्सा बनाना उस चीज़ का, वो टालते हैं। ठीक है, उसे मतलब कि बंद कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्कूल में कुछ स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट को गेम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो और उसे जो है वो हमेशा इग्नोर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई उसे जो है वो ऑस्ट्रोसाइज कर दिया गया। इसी तरह अगर मतलब कि अगर किसी कम्युनिटी ने किसी मेंबर को अपनी रूल्स तोड़ने की वजह से ग्रुप से बाहर कर दिया, तो उस मेंबर को ऑस्ट्रोसाइज कर दिया गया है। यानी कि ग्रुप से बाहर कर देना, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड ना करना, जानबूझकर इग्नोर करना, कम्युनिटी से अलग कर देना, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो ऑस्ट्रोसाइज के ही होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रोसाइज का मतलब सिर्फ इग्नोर करना नहीं होता। इग्नोर का मतलब होता है किसी पर ध्यान ना देना। ऑस्ट्रोसाइज का मतलब होता है जानबूझकर किसी को पूरे ग्रुप या फिर सोसाइटी से अलग कर देना और उसका बहिष्कार करना, उसे बैन करना, बेसिकली ये होता है ऑस्ट्रोसाइज का मतलब। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने जो है वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो ये तो हो सकता है भाई इग्नोर कर दिया। ओके, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप आगे कभी जो है वो मतलब कि आपका मिलना बंद हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा, आप उसे बैन कर रहे हो अपनी लाइफ से, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये होता है नॉर्मल सा इग्नोर करना। लेकिन मान लीजिए कि पूरी क्लास ने उस एक बच्चे को, यानी कि उस एक स्टूडेंट को अपने ग्रुप से बाहर ही कर दिया, अब उससे बात करना भी बंद हो जाएगा, उसके साथ रहना भी बंद हो जाएगा। ओके, उसे जो है वो अपने ग्रुप का हिस्सा बनाना भी बंद हो जाएगा। तो ये होता है किसी को ऑस्ट्रोसाइज करना, यानी कि परमानेंटली निकाल देना, बहिष्कार कर देना, बैन कर देना उसे अपने कम्युनिटी ग्रुप से या फिर अपने समाज से। उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्ट्रोसाइज करना हम उसे कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब बात करते हैं हमारे सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्सक्लूड है, शन है, या फिर बॉयकॉट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सक्लूड। इसका मतलब होता है कि किसी ग्रुप को या फिर एक्टिविटी का हिस्सा ना बनने देना। ओके, किसी ग्रुप या फिर एक्टिविटी का हिस्सा ना बनना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लूड करना हम उसे कहते हैं। एक्सक्लूड किसी एक इवेंट या फिर एक्टिविटी तक जो है वो लिमिटेड हो सकता है कि भाई एक इवेंट या फिर एक मतलब कि पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी है, उसमें आप जो है वो किसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो वो होता है एक्सक्लूड करना। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लाइफ टाइम उसे जो है वो मतलब कि निकालते ही रहोगे। हो सकता है कि आप जो है वो आगे वाले इवेंट में उसे इंक्लूड कर लो, लेकिन ऑस्ट्रोसाइज में सोशल रिजेक्शन होता है और बहिष्कार का आइडिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्लब के कुछ मेंबर्स ने जो है वो किसी व्यक्ति को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन कम्युनिटी ने उसे ऑस्ट्रोसाइज कर दिया, यानी कि वो वापस ही नहीं आ सकता कभी। इस तरीके से होता है एक्सक्लूड और मतलब कि ऑस्ट्रोसाइज में डिफरेंस। इसके बाद है शन। शन का क्या मतलब होता है? जानबूझकर किसी से दूर रहना या फिर किसी को अवॉइड करना, उसे हम क्या कहेंगे? शन हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे शन जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है। जैसे अगर कहें हम कि लोग उसे शन करने लगे, यानी कि उससे जो है वो दूर रहने लगे, उसे अवॉइड करने लगे। बॉयकॉट हमारा अगला वर्ड है। बॉयकॉट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोडक्ट जो है वो समर्थन ना करना, सपोर्ट ना करना, उसे हम जो है वो बॉयकॉट कहते हैं। बॉयकॉट जो है वो बहुत बार जो है वो प्रोटेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर्स ने कंपनी का बॉयकॉट किया, यानी कि बहिष्कार किया, या फिर उन पर जो है वो रोक लगाने की कोशिश की, इस तरीके से हम कहेंगे। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि इंक्लूड है, एक्सेप्ट है, या फिर वेलकम है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इंक्लूड। इसका मतलब होता है कि किसी को ग्रुप का हिस्सा बनाना। ओके, जैसे कि ऑस्ट्रोसाइज क्या कर रहा था? बाहर निकाल रहा था, तो इंक्लूड मतलब कि अपनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि टीम ने जो है वो नए प्लेयर को इंक्लूड किया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी को अपना लेना। ऑस्ट्रोसाइज क्या करता है? रिजेक्ट करता है। एक्सेप्ट क्या करता है? वेलकम करता है। जैसे कि फैमिली ने जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया, अपना लिया। तीसरा है वेलकम। वेलकम का मतलब होता है किसी का खुशी से स्वागत करना। ठीक है, जैसे कि नए स्टूडेंट का जो है वो वेलकम किया गया यानी कि स्वागत किया गया, उसे जो है वो अपनाया गया, इस तरीके से। तो ये होते हैं हमारे सारे एंटोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, दे ऑस्ट्रोसाइज हिम आफ्टर द इंसिडेंट। इस सेंटेंस का मतलब है कि उस एक घटना के बाद लोगों ने उसे जो है वो अपने ग्रुप से अलग कर दिया या फिर उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रोसाइज का मतलब किसी व्यक्ति का सोशल बहिष्कार करना या फिर उसे ग्रुप से बाहर कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि मतलब कि ऑस्ट्रोसाइज यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एंग्स्ट।
दोस्तों एंग्स्ट का मतलब होता है गहरी चिंता, मानसिक बेचैनी, घबराहट या फिर मतलब कि मन की व्याकुलता। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो एंग्स्ट कह सकते हैं। यानी कि एंग्स्ट का मतलब होता है कि अंदर से महसूस होने वाली मतलब कि गहरी एंजाइटी, टेंशन या फिर इमोशनल अनईजीनेस। ये सिर्फ नॉर्मल टेंशन नहीं होती है, बल्कि फ्यूचर, लाइफ, आइडेंटिटी या फिर किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन को लेकर डीप वरी हो सकती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एंग्स्ट यानी होता क्या है। ये जो वर्ड है वो अक्सर साइकोलॉजी, लिटरेचर, फिल्म्स और डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ होता है। और टीनेज इमोशंस, करियर प्रेशर या फिर जो लाइफ के हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर में होते हैं या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये जो वर्ड है वो काफ़ी कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम्स और फ्यूचर करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान है, तो वो एंग्स्ट फील कर रहा है। वैसे अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ के पर्पस को लेकर अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा हो, तो उस फीलिंग को भी हम जो है वो एंग्स्ट कह सकते हैं। यानी कि फ्यूचर की टेंशन, करियर को लेकर मेंटल स्ट्रेस, लाइफ के डिसीजंस की चिंता, अंदर ही अंदर इमोशनल स्ट्रगल होना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, इसी वर्ड यानी कि एंग्स्ट के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि एंग्स्ट का जो मतलब है वो सिर्फ वरी करना नहीं होता। वरी का मतलब होता है नॉर्मल चिंता, किसी भी चीज़ की चिंता, ठीक है। लेकिन एंग्स्ट का मतलब होता है बहुत ही गहरी इमोशनल एंजाइटी या फिर इनर डिस्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए कि उसे जो है वो कल की टेस्ट की वरी है यानी कि नॉर्मल सी चिंता है, कल टेस्ट हो जाएगी तो वरी भी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से किसी को अगर टेस्ट की ही चिंता है तो ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने फ्यूचर और लाइफ को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान है, तो ये होता है किसी व्यक्ति का एंग्स्ड होना, ठीक है। उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम है और जब तक वो सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक वो कैसा रहेगा, डिप्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा चिंता में रहेगा। ये होता है डिफरेंस वरी होने में और एंग्स्ड होने में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है या फिर अनईजीनेस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंजाइटी। एंजाइटी का क्या मतलब होता है कि चिंता या फिर नर्वसनेस। एंजाइटी क्या है, एक जनरल टर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि उसे इंटरव्यू से पहले जो है वो एंजाइटी फील हो रही थी यानी कि चिंता हो रही थी, वो नर्वस था, इस तरीके से। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि इमोशनल पेन या फिर सफरिंग होना। जैसे कि मान लीजिए कि बैड न्यूज़ ने जो है वो फैमिली को डिस्ट्रेस कर दिया यानी कि इमोशनल पेन में डाल दिया, यानी कि थोड़ी सफरिंग में डाल दिया, इस तरीके से। ओके, ये चीज़ किस चीज़ को दिखाती है, तो इमोशनल दुख को दिखाती है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है अनईजीनेस। अनईजीनेस का मतलब होता है कि अंदर से अनकंफर्टेबल या फिर अनईजी फील करना। जैसे कि मान लीजिए कि स्पीच देने से पहले उसे जो है वो अनईजी फीलिंग हुई, अनईजी उसे जो है वो फील हुआ, यानी कि थोड़ी सी जो है वो हिचकिचाहट हुई, अनकंफर्टेबल फील हुआ, यानी कि हल्की या फिर टेम्पररी हो सकती है अनईजीनेस, यानी कि थोड़े टाइम के लिए हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। जबकि एंग्स्ट कैसा होता है, ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा इंटेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हमारे सारे सिनोनिम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि काम है, पीस है या फिर कंटेंटमेंट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काम। काम का मतलब होता है कि शांति और मेंटल पीस। जैसे कि एंग्स्ट में टेंशन होती है, लेकिन काम में क्या होता है, सुकून होता है। जैसे कि मेडिटेशन ने उसकी एंग्स्ट को काम कर दिया। तो ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हो, एक ही सेंटेंस में हमने दोनों वर्ड्स यूज कर लिए हैं, पॉजिटिव और अपोजिट, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमारा आता है पीस। पीस का क्या मतलब होता है, पीस का मतलब होता है मन की शांति। एंग्स्ट क्या करता है, इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है, जबकि पीस इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले वो बहुत ज़्यादा एंग्स्ट से भरा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, उसे बहुत ज़्यादा चिंता थी, लेकिन बाद में उसे पीस मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो क्या मिल गई, पीस मिल गई, इस तरीके से। तीसरा हमारा है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि जो है उसी में संतुष्ट या फिर खुश रहना, उसे हम कंटेंटमेंट कहते हैं, यानी कि सेटिस्फाइड रहना, उसे हम क्या कहेंगे, कंटेंटमेंट कहते हैं। जैसे कि एंग्स्ट की जगह जो है वो उसे कंटेंटमेंट फील होना शुरू हो गया, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, मैनी टीनेजर्स एक्सपीरियंस एंग्स्ट अबाउट देयर फ्यूचर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि बहुत से जो टीनेजर्स है वो अपने फ्यूचर को लेकर अंदर ही अंदर गहरी चिंता और इमोशनल बेचैनी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एंग्स्ट का मतलब सिर्फ नॉर्मल टेंशन से नहीं है, बल्कि डीप एंजाइटी और मेंटल अनईजीनेस से है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मेल स्टॉर्म।
दोस्तों मेल स्टॉर्म का मतलब होता है भंवर या फिर जो भीषण चक्रवात जिसे हम कहते हैं, वो उथल पुथल की स्थिति होना, अराजक की स्थिति होना, अफरा तफरी होना, उसे हम क्या कहेंगे, मेल स्टॉर्म उसे हम कह सकते हैं। मेल स्टॉर्म का ओरिजिनल मतलब होता है समुद्र का बड़ा और भारी शक्तिशाली, मतलब कि भवंडर यानी कि वर्लपूल जैसे हम कहते हैं ना, जो अपने आसपास की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, उसे हम कहेंगे मेल स्टॉर्म। ठीक है, ये तो होता है इसका ओरिजिनल मतलब। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मेल स्टॉर्म का यूज़ अक्सर किसी सिचुएशन के लिए होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केओस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, इमोशनल टर्मोइल होता है, अफरा तफरी वाली स्थिति होती है, तो उसे हम जो है वो मेल स्टॉर्म कहते हैं जब आप फिगरेटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं तब। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी में अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और हर तरफ कन्फ्यूजन और पैनिक हो, तो उस सिचुएशन को मेल स्टॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन कहा जा सकता है। वैसे अगर किसी सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान हर तरफ जो है वो अफरा तफरी मच जाए, तो वो एक मेल स्टॉर्म जैसी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि समुद्र का बड़ा भवंडर होना या फिर पॉलिटिकल केओस होना, इमोशनल टर्मोइल होना, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होना, इन सारी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, मेल स्टॉर्म हम उसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेल स्टॉर्म का जो मतलब है वो सिर्फ केओस नहीं होता है। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी या फिर डिसऑर्डर, जहाँ पर मतलब कि व्यवस्था नहीं होती है। डिसऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर यानी वो बीमारी वाला डिसऑर्डर नहीं, डिसऑर्डर यानी कि जहाँ पर ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पर जो है वो मतलब कि प्रोटोकॉल्स नहीं होते हैं, जहाँ पर मतलब कि व्यवस्थाएं नहीं होती है, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो केओस का मतलब सिर्फ अफरा तफरी या फिर डिसऑर्डर नहीं होता है। ओके, सॉरी, केओस का मतलब सिर्फ अफरा तफरी या फिर डिसऑर्डर होता है, जबकि मेल स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पावरफुल केओस या फिर टर्मोइल या फिर असली समुद्री वर्लपूल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, हो सकता है कि ये केओस है, इसे हम क्या कहेंगे, केओस कह सकते हैं कि भाई ऑफिस में थोड़ी सी तो कंफ्यूजन हुई है, ऐसा तो है नहीं कि भवंडर आ गया, बहुत ज़्यादा हलचल मच गई इस तरीके से। लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद हर तरफ पैनिक और अफरा तफरी मच गई, इसे हम कहेंगे मेल स्टॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि केओस और मेल स्टॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि वर्लपूल है, टर्मोइल है या फिर केओस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वर्लपूल। इसका मतलब होता है कि पानी का घूमता हुआ तेज भंवर, जैसे कि वर्लपूल सिर्फ वाटर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बोट जो है वो वर्लपूल में फंस गई, यानी कि जो भंवर आ रहा था पानी का भवंडर उसमें फंस गई, इस तरीके से। टर्मोइल हमारा दूसरा वर्ड है। टर्मोइल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल या फिर सोशल डिस्टर्बेंस होना, उसे हम टर्मोइल कहते हैं। जैसे कि फैमिली जो है वो टर्मोइल से गुजर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रही थी, इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रही थी, इस तरह हम कहेंगे। केओस हमारा तीसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से डिसऑर्डर होना या फिर कन्फ्यूजन होना। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक में केओस था, कन्फ्यूजन था, अफरा तफरी थी, इस तरीके से। तो ये हो गए हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि काम है, ऑर्डर है या फिर पीस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काम। काम का मतलब होता है शांति या फिर स्टेबिलिटी। मेल स्टॉर्म में क्या होता है, अफरा तफरी होती है, जबकि काम में सुकून होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मीटिंग जो है वो पहले मेल स्टॉर्म जैसी थी, लेकिन बाद में सब कुछ काम हो गया। ऑर्डर हमारा दूसरा वर्ड है, जहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, डिसिप्लिन होती है, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं, यानी कि व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि प्रोटेस्ट ने सिटी को मेल स्टॉर्म में डाल दिया, लेकिन पुलिस ने ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, ये होता है ऑर्डर करना। तीसरा है पीस। पीस का मतलब होता है शांति या फिर कन्फ्लिक्ट का ना होना। ठीक है, जहाँ पर शांति होती है, इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि वॉर ने जो है वो पर्टिकुलर रीजन को मेल स्टॉर्म में ढकेल दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाली वहाँ पर सिचुएशन मचा दी, लेकिन एग्रीमेंट के बाद पीस आ गई। यानी कि दोनों ही चीज़ें आप एक साथ समझ सकते हो। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो ये हम हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंट्री वॉज थ्रोन इन टू अ मेल स्टॉर्म ऑफ वायलेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि देश अचानक बहुत ही ज़्यादा हिंसा, अफरा तफरी और केओस की सिचुएशन में फंस गया। यहाँ पर मेल स्टॉर्म का मतलब बहुत ही इंटेंस टर्मोइल और वायलेंट केओस से है, ना कि सिर्फ नॉर्मल कन्फ्यूजन से है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मेल स्टॉर्म यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे लास्ट वर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है बाउंटी। दोस्तों बाउंटी का क्या मतलब होता है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला तो इसका मीनिंग होता है कि उदारता, भरपूर मात्रा होना, या फिर दूसरा इसका मीनिंग होता है इनाम देना, उपहार देना या फिर प्रचुरता। ये सारे इसके मीनिंग्स है। ठीक है, यानी कि बाउंटी के दो कॉमन मीनिंग्स है। पहला है एबंडेंस या फिर प्लेंटीफुल अमाउंट, यानी कि किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा अवेलेबल होना, और दूसरा इसका मीनिंग है रिवॉर्ड या फिर प्राइज, यानी कि किसी काम या फिर किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो दिया गया इनाम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है वो मतलब कि बाउंटी कह सकते हैं। इसके अलावा बाउंटी
का मतलब जेनरोसिटी यानी कि उदारता भी हो सकता है, यानी कि जो बड़े दिल वाला बड़े मन वाला होता है उसे भी हम जो है वो बाउंटी कह सकते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति या फिर नेचर बहुत ही कुछ फ्रीली देती हो तो उसे हम बाउंटी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस साल बारिश अच्छी हो और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि फसलें मिले, बहुत अच्छी क्रॉप्स मिले, तो कहा जा सकता है कि उन्हें जो है वो नेचर्स बाउंटी मिली है, यानी कि नेचर की तरफ से बहुत कुछ अच्छा मिला है इस तरीके से। वैसे अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ने की इन्फॉर्मेशन देने वाले को रिवॉर्ड अनाउंस करती है तो उसे भी कहा जा सकता है बाउंटी, क्योंकि रिवॉर्ड के सेंस में भी हमने पढ़ा है कि हम बाउंटी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नेचर का भरपूर वरदान हमें मिलना, बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट हमें मिलना, क्रिमिनल को पकड़ने का इनाम हमें मिलना, किसी काम के लिए रिवॉर्ड मिलना, कोई चीज़ हमारे पास अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में, इन सारी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि बाउंटी का मतलब होता क्या है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब बात करें अगर सिनोनिम्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एबंडेंस है, रिवॉर्ड है या फिर जेनरोसिटी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होना। एबंडेंस सिर्फ क्वांटिटी को दिखाता है, जबकि बाउंटी में जेनरोसिटी या फिर ब्लेसिंग का आइडिया भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश की वजह से फ्रूट्स की एबंडेंस थी, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में फ्रूट्स अवेलेबल थे, कमी नहीं थी इस तरीके से। रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी काम के बदले दिया गया इनाम, जैसे कि किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड मिलता है, उसके काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है यानी कि इनाम मिलता है, तो रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। जेनरोसिटी का मतलब होता है जो मतलब कि उदार होता है, उदार यानी कि उदारता, या फिर मतलब कि जो बड़ा मन है जिसका, या फिर जो खुलकर देने की आदत होती है किसी की, उसे हम जेनरोसिटी कह सकते हैं। जेनरोसिटी बेसिकली देने के बिहेवियर को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे कि उसकी जेनरोसिटी सबको पसंद आई, जेनरोसिटी पसंद आई यानी कि उसका जो खुला मन है, बड़ा मन है, सबको देने की जो आदत है, सबकी हेल्प करने की जो आदत है, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई इस तरीके से। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है या फिर पोवर्टी है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। जैसे कि बाउंटी में अधिक मात्रा होती है किसी चीज़ की, स्कार्सिटी में कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि लास्ट ईयर जो है वो वाटर की स्कार्सिटी थी, यानी कि पानी की किल्लत थी, कमी थी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। शॉर्टेज हमारा दूसरा वर्ड है। शॉर्टेज का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से कम क्वांटिटी होना किसी चीज़ की, तो उसे हम जो है वो शॉर्टेज कहते हैं। बाउंटी प्लेंटी को दिखाता है, जबकि शॉर्टेज इनसफिशिएंट अमाउंट को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सूखा पड़ने की वजह से जो है वो खाने की शॉर्टेज आ गई, यानी कि मतलब कि कमी आ गई, कम क्वांटिटी हो गई इस तरीके से। पोवर्टी हमारा तीसरा वर्ड है। पोवर्टी का मतलब होता है रिसोर्सेज या फिर मतलब कि धन संपत्ति या फिर जो वेल्थ है उसकी कमी होना। बाउंटी एबंडेंस को दिखाता है, जबकि पोवर्टी लैक को दिखाता है। जैसे कि नेचर की बाउंटी ने विलेज की पोवर्टी कम करने में मदद की। दोनों वर्ड्स हमने एक साथ यूज किए हैं कि नेचर की बाउंटी यानी कि नेचर में जो मतलब कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज है, यानी कि जो नेचर की जो इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो हमें मिलती है नेचर से, उसने क्या किया, गाँव की जो गरीबी है, गाँव की जो मतलब कि चीज़ें ना मिलने वाली की जो कंडीशन है, उस कमी को पूरा कर दिया। इस तरीके से हमने समझा है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द फार्मर्स थैंक्ड नेचर फॉर इट्स बाउंटी। इस सेंटेंस का मतलब है कि फार्मर्स ने अच्छी फसल और प्रकृति द्वारा दी गई भरपूर उपज के लिए नेचर को धन्यवाद किया। यहाँ पर बाउंटी का मतलब नेचर की जेनरोसिटी और एबंडेंट हार्वेस्ट से है, ना कि रिवॉर्ड या फिर प्राइस से है। बाउंटी जो है वो किस सेंस में यूज हुआ है, किसी व्यक्ति की उदारता के लिए यूज हुआ है, कोई चीज़ मतलब कि ज़्यादा है इसलिए यूज हुआ है, या फिर रिवॉर्ड के सेंस में यूज हुआ है, वो आपको पढ़कर मतलब कि पता चल ही जाएगा। लेकिन बाउंटी के आपको तीनों मीनिंग्स ही ध्यान रखने हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है या फिर हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स यानी कि एक एक वर्ड्स अच्छे से समझ आए हैं, अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं, अच्छे से याद रह चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके मतलब कि स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।